आप देखिए आवाज आ गई। यस सर। हाँ ठीक है। तो लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने नाइन्थ क्लास का एलपीएस स्कूल का पेपर सॉल्व किया था, जिसमें सेक्शन ए थ्योरी पार्ट और आउटपुट पार्ट सॉल्व किया था। अब आज की क्लास में हम लोग उसी पेपर की प्रोग्रामिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपका होता है, बातें ना करके इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए सेक्शन बी में सबसे पहला प्रोग्राम है, और इसी टाइप के क्वेश्चन बच्चे अनुज, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे सब, भले ये नाइन्थ का है लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक इफ एल्स इफ का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका राइट अ प्रोग्राम टू डिजाइन अ क्लास शोरूम, input name of customer and cost of item purchased, find discount and amount to be paid by the customer after discount according to the given table। तो इसमें आपका जो है कोई शोरूम है, शॉप है, उस शॉप में आप कुछ खरीदने गए, तो एक डिस्काउंट स्कीम चल रही है कि अगर आप जो आपको क्या खाली बताना है, आपको अपना नाम बताना है और कितने कॉस्ट का कोई सामान खरीदना है, और उस कॉस्ट को इस टेबल में आपको मैच करना है। अगर इस टेबल में कहीं भी मैच होता है तो उतने ही टेबल के हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलेगा उस प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो अगर आप 10,000 से कम का सामान खरीदते हैं तो 5% डिस्काउंट मिलेगा, और 10,001 से 20,000 तक है तो 10% है, 20,001 से 35,000 है तो 15%, और अबव 35,000 में 20%। और फिर आपको लास्ट में कहा गया प्रिंट कस्टमर नेम अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट प्रिंट नहीं करना है, डिस्काउंट निकाल कर मेन अमाउंट में से माइनस कर देना है, तो आपको अमाउंट टू बी पेड मिल जाएगा। जैसे कि आपका 1,000 रुपए का आपने कोई सामान खरीदा और उस पर आपका कुछ परसेंटेज डिस्काउंट मिला, तो मान लीजिए 100 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट 1,000 में 100 रुपए का है, तो आपका जो है 900 रुपीज आपको उसको देना पड़ा, तो 900 रुपीज प्रिंट करना है, आपको 100 नहीं प्रिंट करना है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देखिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपका एक आपका इंपोर्ट वाली लाइन से आपको एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा यूटिल नाम का। इस पैकेज से क्या होता है, इस पैकेज से आप क्लास के अंदर प्रीडिफाइंड मेथड और उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट को यूज करते हो। जैसे कि यूटिल पैकेज के अंदर स्कैनर वाली लाइन होती है, अगर यूटिल पैकेज ना हो तो स्कैनर वाली लाइन वर्क नहीं करेगी, और यूटिल पैकेज के अंदर ही आपका sc.next लाइन, sc.next लॉन्ग, इस टाइप के फंक्शंस होते हैं, तो यूटिल पैकेज इसलिए लिया गया है। उसके बाद आपको क्लास का नाम शोरूम, क्लास का नाम हमेशा मीनिंगफुल देना, काम चलाऊ ना देना। जैसे कि मैं हमेशा XYZ लिख देता हूं, आप हमेशा मीनिंगफुल लिखिए। जैसे शोरूम डाल दिया गया क्योंकि उसमें मेन कीवर्ड शोरूम ही था। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args, और आपका स्कैनर वाली लाइन, तो कोई भी प्रोग्राम होगा यहाँ इंपोर्ट से लगाकर और स्कैनर तक हर प्रोग्राम में आपको लिखना ही लिखना है, इस चीज का आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद अब डेटा मेंबर हमें क्या क्या चाहिए, तो देखिए कस्टमर का नाम चाहिए, उसका मोबाइल नंबर चाहिए, और कितने का वो परचेज कर रहा है कोई भी प्रोडक्ट, उसकी कॉस्ट क्या होगी, ये आपको इनपुट करना है, नेम, मोबाइल नंबर और कॉस्ट, और निकालना क्या है, डिस्काउंट और अमाउंट टू बी पेड। तो इस तरीके से वेरिएबल लिए जाएंगे। अब क्योंकि नाम स्ट्रिंग में होता है, यानी कि अल्फाबेट्स में होता है, तो अल्फाबेट का डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है। मोबाइल नंबर काफी बड़ा होता है, तो और पॉइंट में नहीं होता है, काफी बड़ा होता है लेकिन पॉइंट में नहीं होता, तो उसके लिए हम लोग INT भी ले सकते हैं और लॉन्ग भी ले सकते हैं। तो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग 4 होते हैं इंटीजर के वैल्यू के लिए, तो यहाँ पे लॉन्ग लिया गया क्योंकि मोबाइल नंबर 10 डिजिट में होता है। फिर उसके बाद अब जितनी भी कैलकुलेशन करनी है उसमें परसेंटेज है, तो परसेंटेज का मतलब है कैलकुलेशन पॉइंट में होगी, तो पॉइंट में कैलकुलेशन होगी, इसलिए यहां पर डबल टाइप में लिया गया। आप यहां पर फ्लोट भी ले सकते थे, लेकिन फ्लोट हमने बिल्कुल मना कर रखा है, आप पॉइंट वाली वैल्यू के लिए हमेशा हमेशा डबल टाइप का ही लीजिएगा। तो प्रोग्रामिंग के 4 स्टेप होते हैं हमारे। स्टार्टिंग जब प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है तो सबको याद होगा जो पुराने लोग हैं, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, फिर इनपुट स्टेटमेंट, और फिर एनी कैलकुलेशन, और देन आउटपुट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ये वेरिएबल डिक्लेरेशन पहला स्टेप आपने
मतलब क्लियर कर लिया। उसके बाद अब वैल्यू आपको इनपुट करनी है, तो वैल्यू किसकी किसकी इनपुट करनी है? तो यहां पर आपसे एक गलती होती है, आपको ऐसा लगता है जितने वेरिएबल डिक्लेयर किए गए उन सारे वेरिएबल्स में वैल्यू डालनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वेरिएबल दो तरीके के यहां पे होते हैं, एक इनपुट वेरिएबल और एक कैलकुलेशन वेरिएबल। तो इनपुट वेरिएबल में आपका नेम, मोबाइल नंबर और कॉस्ट ये इनपुट वेरिएबल है, और डिस्काउंट और अमाउंट ये कैलकुलेशन वेरिएबल है। ठीक है, या रिजल्ट वेरिएबल इनको कह लीजिए, रिजल्ट वेरिएबल। अब देखिए हमें क्या करना था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से कस्टमर का नाम हमसे पूछो, बीच में डिस्ट्रैक्ट होते हैं। एंटर कस्टमर नेम, तो यहाँ पे एससी डॉट नेक्स्ट लाइन होता है। अगर जैसे मैंने यहाँ पे एससी लिया होता तो यहाँ एससी डॉट नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, मैंने इन लिया है तो यहाँ इन डॉट नेक्स्ट लाइन लिखा गया है, बस इतना ही फर्क है। तो ऑब्जेक्ट का नाम बदल सकते हैं आप, स्कैनर के आगे जो भी लिखना चाहे वही डॉट नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट आईएनटी लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद तो यहाँ पे इस लाइन से आपका नाम इनपुट हो जाएगा। फिर एंटर मोबाइल नंबर, तो एससी डॉट या इन डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग टाइप का हमने लिया है तो लॉन्ग की रैपर क्लास आपकी एल बड़ा होता है, तो ये लॉन्ग हो जाएगी और ये इसमें मोबाइल नंबर स्टोर हो जाएगा इस लाइन से। फिर एंटर प्रोडक्ट कॉस्ट, तो यहाँ पे इन डॉट नेक्स्ट डबल, क्योंकि ये डबल टाइप का है कॉस्ट इसलिए नेक्स्ट डबल लिखा गया है। तो ये सारी चीजें वैल्यू के रूप में इनपुट हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपको वो जो टेबल बनी थी उसके हिसाब से यहाँ पर इफ कंडीशन और इफ एल्स इफ, तो जब भी एक से अधिक कंडीशन होती है तो हमेशा हम लोग इफ एल्स का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, जिसमें कि याद करने के लिए आसानी क्या है कि सबसे ऊपर एक इफ होती है और सबसे लास्ट में एक एल्स होता है, और बीच में जितनी चाहो उतनी इफ एल्स इफ बढ़ाते चले जाओ जितनी चाहो। तो यहाँ पे मैंने एक थोड़ा नया तरीका यूज किया है, वरना आप पुराने वाले तरीकों को भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, उससे भी आप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर पहला कंडीशन था टेबल में कि 10,000 से कम तक का अगर है सामान, या 10,000 तक का सामान है, अप टू का मतलब 10,000 से बराबर हो सकता है या कम हो सकता है, तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो जो मैंने पहले पढ़ाया था उसमें तरीका क्या था कि हमें डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट के लिए हमने यहाँ पर डिस नाम का वेरिएबल ले रखा है। तो अगर हमारा अमाउंट मान लीजिए 5,000 रुपए का कोई सामान खरीदा 5,000 का, तो 5,000 10,000 से कम होगा, कंडीशन ट्रू। तो हम यहाँ लिख सकते थे डिस इज इक्वल टू और अमाउंट हमारा जो भी है यानी कि कॉस्ट है, कॉस्ट इनटू 5% को हम लोग 0.05 भी लिख सकते हैं, या 5.0 अपॉन 100, ये 5% मतलब 5/0/100। तो यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यू आप जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि 5 भी इंटीजर है और 100 भी इंटीजर है, तो इंटीजर इंटीजर डिवाइड होगा तो इंटीजर में ही रिजल्ट आ जाएगा, जबकि यहाँ पे पॉइंट में रिजल्ट आना है। तो इसलिए दोनों को ही पॉइंट लगा सकते हैं या किसी एक को पॉइंट लगा सकते हैं, दोनों को लगा दीजिए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये वाली लाइन से हमारा यहाँ पर डिस्काउंट निकलना चाहिए, लेकिन हमने ये वाला काम नहीं किया। हमने क्या किया, डिस्काउंट परसेंटेज नाम का एक वेरिएबल ले रखा है, जिसमें हमने यहाँ पर 5 को स्टोर कर दिया, 5 स्टोर कर दिया, क्योंकि 5% लिखना है। उसके बाद अब हर कंडीशन में आप देखिए जो जो कंडीशन ट्रू हो रही तो उसमें जितने परसेंट डिस्काउंट था उतना ही हमने नंबर इस परसेंटेज में स्टोर कर दिया है। तो अब आपका जो मान लीजिए हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो गई थी, तो इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर किस तरीके से वर्क करता है कि अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो यहीं से सीधे बाहर, अगर पहली नहीं ट्रू हुई तो फिर दूसरी वाली चेक करेगा, अगर दूसरी भी नहीं ट्रू हुई तो तीसरी वाली चेक करेगा, इस तरीके से नीचे जाता है। लेकिन इनमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो वहां से वर्क कराने के बाद सीधे बाहर आ जाता है। तो देखो हमारा ये कंडीशन ट्रू हो गई 5,000 के हिसाब से, तो आपका ये 5 स्टोर हुआ और यहां से सीधे बाहर आ गए। बाहर आने पर आप कहां आए, यहां आए। अब यहां पर डिस इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू डिस परसेंटेज में क्या स्टोर किया था 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, अपॉन 100 आ गया। तो देखो यही वाली लाइन है, दिस इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, वही लाइन है। अब देखो ये हमने नीचे डाल दी, इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा हुआ कि अगर हम ये वाला तरीका जो यूज किया है इसको ना यूज करते तो ये वाली लाइन आपको हर जगह लिखनी पड़ती, यहां भी यहां भी यहां भी, सिर्फ परसेंटेज चेंज होता रहता, ये वाली लाइन हर जगह लिखनी पड़ती, तो यानी लिखने में टाइम खराब होता आपका। तो उससे बढ़िया है, क्योंकि हमें मालूम है इनमें 4 कंडीशन 5 कंडीशन है, इसमें चलनी कोई एक ही कंडीशन है, ट्रू कोई एक ही कंडीशन होनी है। तो एक कंडीशन ट्रू होनी है तो उसके बाद आओगे बाहर ही, जब बाहर आओगे तो हम यहाँ पर डिस्काउंट आपका आराम से निकाल लेंगे। और परसेंटेज हमने निकाल ही लिया है कि क्या परसेंटेज लगना है, उसके लिए एक वेरिएबल ले रखा है।
तो आप ये वाला तरीका भी यूज कर सकते हो कि हर उसमें परसेंटेज में, जैसे यहाँ पे 5/5.0 है और यहाँ पे इस वाली कंडीशन में 10.0 लिख देना, इस वाली कंडीशन में 15.0 हो जाएगा, इसमें 20.0, और उसके बाद फिर ये वाली लाइन नहीं रहेगी अगर ऐसे लिखा है। अगर इस तरीके से लिख दिया है तो फिर ये वाली लाइन लास्ट में रहेगी कि एक ही बार ये लंबी वाली लाइन लिखनी पड़ी, बाकी आपको नहीं लिखना पड़ा। फिर उसके बाद था कि आपका डिस्काउंट निकाल के आपको अमाउंट निकालना है, डिस्काउंट हटा के अमाउंट निकालना है। तो कॉस्ट आपकी कितनी थी 5000, तो 5000 में आपका 5000 का 5% निकाल लीजिए, 5000 इंटू 5/100, तो आपका 2 जीरो ये चले गए, तो 5 5 जा 25, तो आपका 250 डिस्काउंट निकला है। ठीक है, तो यहां पे जब नीचे आ जाओगे तो ये 250 डिस्काउंट निकलेगा और 250 5000 में से माइनस कर दो, 5000 में से 250 माइनस कर दो, तो 4750 ये आपका इसमें आ जाएगा। और उसके बाद आप रिजल्ट को प्रिंट करा दो। यहाँ पे आपको कस्टमर का नाम प्रिंट कराना था, मोबाइल नंबर प्रिंट कराना था, और आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट प्रिंट करना, डिस्काउंट नहीं प्रिंट करना, आफ्टर अमाउंट डिस्काउंट आपको अमाउंट प्रिंट करना था। अब इसमें कोई भी छोटी से छोटी चीज अगर आपको लगती है कि हाँ यहाँ पर ये क्यों किया गया, ये आपकी बारी है, क्योंकि हमने जो एक्सप्लेन करना था बता दिया। हाँ बताइए बेटा। हाँ, ये हम लोग जो है जान चुके हैं, इसलिए हम और बच्चे नहीं पूछ रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा कि इफ एल्स इफ कंडीशन हो या लूप हो या कोई और कंडीशनल स्टेटमेंट हो जिसमें कर्ली ब्रैकेट खुलता है, तो उसमें एक लाइन बताई गई है कि किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट में अगर एक लाइन का स्टेटमेंट है, जैसे ये एक ही लाइन है, इस कंडीशन में एक लाइन है, इस कंडीशन में एक लाइन है, तो एक लाइन का स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट खोलना या बंद करना ऑप्शनल होता है, यानी आप चाहो तो लगाओ, ना चाहो तो ना लगाओ। अगर हम लगाना चाहते तो यहां पर ये लग जाता है, यहां खोलते और यहां पर ये बंद कर देते ऐसे, तो ये ऑप्शनल है। तो अगर एक से अधिक लाइनें होती तो कंपलसरी है, ये भी बात है, अगर एक से अधिक लाइन है तो कंपलसरी भी है, लेकिन एक लाइन के लिए ऑप्शनल है। तो क्यों कर्ली ब्रैकेट चक्कर में प्रोग्राम लंबा करें, इस वजह से नहीं लगाया गया। और कोई बात मन में पूछना, तुम नए हो, तुम्हारे पास डाउट ज्यादा हो सकते हैं, बाकी तुम बताओ। हाँ हाँ नहीं देखो, यहां पर स्ट्रिंग नेम अगर फुल लाइन लिखें तो स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग गोल वाला ब्रैकेट सेमीकोलन, ये होती लाइन, मैं लिख के दिखाई दे रहा हूं। फुल लाइन ऐसी होती है। स्ट्रिंग को तीन तरीके डिक्लेयर किया जा सकता है, पहला ये, ध्यान दो, पहला ये, दूसरा स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स स्टार्ट किया, कोई स्पेस ना देना, डबल कोट्स बंद कर दो, और जो सबसे लंबी लाइन होती है वो स्ट्रिंग का एस बड़ा होता है, याद रखिएगा, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नेम, और यहां पर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये आपका तीन तरीके से स्ट्रिंग डिक्लेयर की जा सकती है। वो इनिशियल वैल्यू डालना है तो ये न्यू से वैसे भी पड़ जाती है, और यहाँ पे हमने नल वैल्यू इस तरीके से डाल दी है। हाँ, सबका एक ही मतलब है। हाँ, बस उसमें कंस्ट्रक्टर यूज किया गया है, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू यूज की गई, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू भी नहीं यूज की गई। चित्रांश कंट्रोल योर सेल्फ, तो वो पूछेगा ना हमसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में आ रहा हो जल्दी पूछो, क्योंकि हमें 6 क्वेश्चन करवाने हैं। हाँ, ये कंस्ट्रक्टर प्रीडिफाइंड वाला कंस्ट्रक्टर है, वो वाला नहीं जो हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर, ये प्रीडिफाइंड वाला है। स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है, किस लिए, नेम में डिफॉल्ट वैल्यू डालने के लिए। हो गया ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी नोट करना होगा अगर किसी को, तो ये पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन एक ही क्लास में कराने हैं, इसलिए मैंने लिख के रखे हैं। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है ये स्विच केस से करना है। आपका मेनू ड्रिवन प्रोग्राम कहीं लिखा मिल जाए, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम, तो पहले प्रोग्राम देख लीजिए। हाँ, प्रोग्राम मैंने नीचे लिख ही रखा है, ठीक है, यही प्रोग्राम है। राइट अ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर, एक नंबर इनपुट करना है आपको, और मेनू ड्रिवन प्रोग्राम में नंबर प्रोग्रामिंग आ जाती है, बच्चे नंबर प्रोग्राम करना जानते हैं, लेकिन वो स्विच केस में कैसे कन्वर्ट होगा प्रॉब्लम आ जाती है, जबकि कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो यहां पर, तो यूजर एंड चेक वेदर इट इज अ पैलिंड्रोम नंबर और परफेक्ट नंबर।
तो एक नंबर इनपुट करना है, एक केस के अंदर चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है, और दूसरे केस में चेक करना है कि वो आपका परफेक्ट नंबर है या नहीं है। ठीक है, और एग्जांपल बता दिया गया। पैलिंड्रोम नंबर का मतलब क्या है? उल्टा सीधा एक समान, यानी कि लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट पढ़ो, एक जैसा रहेगा। चंद्रांश तुम पीछे बैठो जाकर, जाओ। वो बार बार बोल रहे हो ना, तो हमें लग रहा है कि वो ध्यान ही नहीं लगा पाएगा। चलो निकलो। ओके, तो यहां पर देखो, लेफ्ट टू राइट पढ़े 11 को या राइट टू लेफ्ट पढ़े, 11 ही रहेगा। ऐसे 101 को भी लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट करो तो सेम रहेगा, और 151 को भी लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट पढ़ो, सेम रहेगा। ठीक है, तो ये तो पैलिंड्रोम नंबर है। परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन क्या है? किसी भी नंबर के फैक्टर्स का सम एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, यानी खुद को डिवाइड करके नहीं देखना है, यानी 6 से डिवाइड नहीं होगा, 5 तक डिवाइड करके देखना है। तो किसी भी नंबर के फैक्टर्स का सम अगर वही नंबर आ जाए तो वो परफेक्ट नंबर। तो जैसे कि यहां पर 6 है, तो 6 1 से डिवाइड हो जाता है, तो यानी इसका फैक्टर है। 2 से डिवाइड हो जाता है, ये भी इसका फैक्टर हो गया। 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 4 से भी डिवाइड करा के देखेंगे, और 5 से, और 6 से डिवाइड नहीं करना है। अब इसका सम करो, तो सम करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 + 2 + 3, तो ये 6 आ जाएगा, और ये 6 से मैच होता है, तो इसलिए ये परफेक्ट नंबर है। तो देखिए इसका प्रोग्राम कैसे हो रहा है। सबसे पहले आपका हमने बताया था कि इंपोर्ट से लगाकर स्कैनर तक, यहां पर आपका फिक्स है, इतना आपको याद होना चाहिए। आप याद कर लीजिए एक ही बार, बस क्लास का नाम बदल सकते हैं आप, बाकी सब फिक्स है। उसके बाद अब देखिए, हमें मेनू ड्रिवन प्रोग्राम में वैल्यू इनपुट करनी होती है और मेनू बनाना होता है। तो आप वैल्यू इनपुट चाहे पहले कर लीजिए, क्योंकि हमारा रूल क्या है, पहले वेरिएबल डिक्लेयर करो और उसके बाद वैल्यू इनपुट करो, तो उस हिसाब से भी चल सकते हैं, और वरना इसका स्ट्रक्चर जो है उसके हिसाब से हमने यहाँ पहले क्या किया, पहले सीधे मेनू बना दिया। 1 फॉर पैलिंड्रोम नंबर, 2 फॉर परफेक्ट नंबर। ये जैसे कि ये क्या है, मेनू कार्ड है। जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले ये लिख के आएगा, 1 फॉर पैलिंड्रोम, 2 फॉर परफेक्ट नंबर, और फिर नीचे लिखा है एंटर चॉइस, कोई एक चॉइस इनपुट करो, तो 1 करो या 2 करो। तो यहां पर हमने चॉइस दे दी, मान लीजिए 1 चॉइस दे दी, तो ये चॉइस नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर कर दी। हम लोग नॉर्मली ch नाम का वेरिएबल यूज करते हैं, आप चॉइस नाम का ले रहे हैं यहां पर, कोई बात नहीं। फिर ये जो लाइन लिखी है, ये आप चाहें तो इससे ऊपर भी कर सकते थे, यानी कि मेनू बनाने से पहले ऊपर भी कर सकते थे कि एंटर नंबर, या नीचे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका यूज तो स्विच केस के अंदर है ना, तो यानी कि यहाँ पे कोई सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने आपको एक तरीका याद करने के लिए दिखाया, तो उसके हिसाब से आप ऊपर डिक्लेयर कर दीजिए और उसमें एंटर नंबर लिख दीजिए, उसके बाद मेनू आना चाहिए, चॉइस इनपुट होनी चाहिए, सीधे स्विच केस के अंदर चले जाओ। लेकिन अगर बाद में नंबर इनपुट करा दिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ एंटर नंबर, तो मान लीजिए हमारा पैलिंड्रोम नंबर हमें चेक करना है, तो पैलिंड्रोम नंबर में हमने 101 ले लिया, तो नंबर में हमने क्या ले लिया, 101। उसके बाद अब चॉइस में हमारा 1 दे दिया है, तो यहाँ पे स्विच ch, यानी कि स्विच का मतलब होता है कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना, स्विच करना। तो यहाँ पे स्विच में हमारा 1 है, तो इसका मतलब केस 1 पे कंट्रोल को शिफ्ट कर दे। तो केस 1 कहां है, ये है। ठीक है, अब इस केस 1 के अंदर आपको पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम बनाना है। पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम बनाने का तरीका क्या था कि किसी भी नंबर को, जैसे 101 है, इसका रिवर्स करें तो ये 1 इधर ले आए, ये 0 यहां रहेगा, ये 1 इधर ले आए, तो रिवर्स वाला नंबर ओरिजिनल नंबर से हमेशा मैच होगा। ये पैलिंड्रोम नंबर का लॉजिक है। तो यानी यहाँ पे जो प्रोग्राम बना है, ये क्या है, रिवर्स का प्रोग्राम बना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें यहाँ पर एक आई लूप चलाने के लिए चाहिए, और डिजिट तोड़ने के लिए डिजिट नाम का या डी नाम का मैं वेरिएबल लेता हूं। यहाँ पे डिजिट नाम का वेरिएबल लिया गया, और जो रिवर्स नंबर आएगा उसको भी तो स्टोर किया जाएगा ना, तो उसके लिए रिव नम ले लिया गया। मैं नॉर्मली रिव लिखवाता हूं, ठीक है ना, रिव। तो रिव नम इज इक्वल टू 0 फिक्स रूप से लॉजिक में रहता है। अब देखिए यहाँ पे ये लूप मैं चला के दिखा रहा हूं, ध्यान देना तुम। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में इंटू 10 करेगा रिव से, तो रिव में कुछ है ही नहीं, रिव नम में, तो कैसे इंटू करेगा, एरर आ जाएगी, है ना। रिव नम माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, ये एरर है, रिव नम माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। तो देखिए यहाँ पर बेटा ध्यान दो, और हम जो पूछ रहे हैं उसको बताओ। आई इज इक्वल टू नम का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? नहीं, नहीं, तुम बताओ, आई इज इक्वल टू नम का क्या मतलब है? गलत। अब फिर से बताओ, हाँ फिर से बताओ। हाँ, अभी भी रगड़ रहे, हाँ, नम की वैल्यू आई।
ये यहाँ पे ग्रेविटी का नियम लगता है कि ऊपर से चीज नीचे गिरती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती है। तो यहाँ पर हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर वैल्यू शिफ्ट होती है, लेफ्ट टू राइट की ओर कभी नहीं शिफ्ट होती है। अगर निगेटिव वैल्यू तो वो भी रिवर्स का लूप लगा, वो रिवर्स कर देगा। वैसे ये पैरेंडम नंबर रिवर्स नेगेटिव वैल्यू में होता ही नहीं है, नेगेटिव वैल्यू में होता ही नहीं है। लेकिन अगर तुमने कर दिया तो वो जो कोड लिख दिया उसके हिसाब से वो परफॉर्म करेगा, वो चाहे सही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना, इसीलिए बता रहे हैं कि पैरेंडम नंबर होता ही नहीं नेगेटिव में। ठीक है, तो आपका i इक्वल टू नम का मतलब है नम अपनी, अब देखो यहाँ पे तुम्हारे लिए i इक्वल टू नम का मतलब है नम अपनी वैल्यू को i में स्टोर कर दे, और वो भी डुप्लीकेट कॉपी, ओरिजिनल वैल्यू नम के पास ही रहेगी। और i इक्वल टू नम का मतलब है कि नम में जो भी है वो क्या i की वैल्यू से मैच हो रहा है, इक्वल है। ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं इनिशियलाइज, क्योंकि लूप होगा तो लूप के 4 स्टेप होते ना, स्टार्टिंग ऑफ द लूप, एंडिंग ऑफ द लूप, वर्किंग ऑफ द लूप और अपडेशन ऑफ द लूप। लूप नीचे से ऊपर की ओर पहुंचेगा कैसे, तो ये स्टार्टिंग ऑफ द लूप है। लूप कहां चालू हो, तो i इक्वल टू नम, यानी नम से लूप चालू हो। तो नम के पास क्या था 101, वो i को दे दिया, अब यहां से लूप यहां आएगा। अब 101 बड़ा है 0 से, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया। अब यहाँ पे मॉड 10, तुम बताओ 101 को मॉड 10 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये मॉड का साइन रिमाइंडर का होता है, हाँ बिल्कुल सही, रिमाइंडर 1 आएगा। कई बच्चों ये नहीं मालूम होता है इसलिए पूछ दिया, तो 1 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो जरा इस लाइन का मतलब समझो, रिब नम में ऊपर हमने क्या दे रखा है 0, तो 0 इंटू 10 प्लस 1, तो 0 इंटू 10 करोगे तो पहले 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 1 करोगे तो 1, तो आप पहले 1 आ गया। ठीक है ना, उसके बाद आई डिवाइड 10 का, अच्छा ये वाली लाइन यहां नहीं रहेगी, हाँ ये वाली लाइन वाइल के उसमें होती, यहां पर ये लाइन होगी ही नहीं, आप मैं बिल्कुल डार्क डार्क कर दे रहा हूं। ठीक, ये यहां से सीधे ऊपर चला जाएगा, यहां आएगा, तो ये वाली लाइन ऊपर रहेगी। अब आई डिवाइड इक्वल टू 10 का मतलब क्या हुआ, आई में 101 था, डिवाइड 10 कर रहे हैं, अब ये क्वेश्चन निकालने के लिए कर रहे हैं। देखो ये मॉड का साइन रिमाइंडर का होता है, ये डिवाइड का साइन क्वेश्चन का होता है। तो क्वेश्चन में रिमाइंडर क्वेश्चन में एक अपनी तरफ से बता दे रहा हूं, जैसे 101 था तो डिवाइड 10 किया जब, तो 0 हटाया, पॉइंट यहां लग जाएगा, पॉइंट के साइड में रिमाइंडर होता है, और रिमाइंडर के लिए ये वाला साइन होता है, रिमाइंडर आपका 1 आया, और पॉइंट के साइड में क्वेश्चन होता है, और क्वेश्चन के लिए आपका ये वाला साइन होता है, और क्वेश्चन आपका यहाँ पर 10 आएगा, 10.1 आएगा, 10.1, क्योंकि सारे वेरिएबल इंटीजर है तो 10.1 नहीं स्टोर हो पाएगा, इंटीजर इंटीजर में 10 स्टोर होगा, पॉइंट वाली वैल्यू छूट जाएगी। तो आपका यहाँ पे आई में, अच्छा इस लाइन का मतलब क्या है, आई इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई 10, ये लाइन का फुल फॉर्म है और ये शॉर्टकट तरीका है ना, तो हर चीज बताना जरूरी है। तो ये वैल्यू जो 10 आई वो कहां स्टोर हुई, आई में, तो आई के पास जो 101 था वो क्या हुआ, हट गया, 101 चला गया, अब नई वैल्यू क्या आ गई 10। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे इस कुर्सी पे आप बैठे हो, अगर दूसरा को बैठना है तो आपको हटना पड़ेगा, तो ऐसे नई वैल्यू जैसे आएगी वैसे पुरानी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। क्या चीज, आप जिस कुर्सी पे बैठे हो, अगले बैच वाले जब बच्चे आ जाएंगे तो वो तभी बैठ पाएंगे जब आपको हटाया जाएगा। तो यानी कि बच्चा अगर नया बैठा, इसका मतलब आपको रिप्लेस कर दिया गया, आपको हटा दिया गया। तो यहाँ पर यहाँ मॉड डिवाइड 10 करने पर 10 आया, तो 10 आई में स्टोर हो रहा है ना, आई में पहले से 101 है, तो 101 रिप्लेस हो जाएगा और नई वैल्यू आ जाएगी 10, तो आई की वैल्यू 10 हो गई। अब यहाँ पर आपका क्या है 10 है, तो 10 बड़ा है 0 से, कंडीशन ट्रू, फिर नीचे आ गए, और यही वाला तरीका अपनाना है, 10 डिवाइडेड बाई 10, तो 0 हटाओ, पॉइंट लगाओ, तो पॉइंट के साइड में रिमाइंडर 0 आएगा और क्वोशंट 1 आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आया, अब ध्यान देना रिमाइंडर 0 आया, अब रिब नम में क्या था लास्ट टाइम 1 था, तो अब ये 1 इंटू 10 प्लस 0 हो रहा है, करो 1 इंटू 10 10 प्लस 0 10, तो यहां पर 10 आ गया। उसके बाद लूप फिर से ऊपर चला जाएगा, अब 10 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो पॉइंट के इस साइड वाली वैल्यू यानी कि 1 बचेगी, है ना, 10 डिवाइडेड बाई 10, तो 0 हटाया, पॉइंट यहां लगा दिया, और पॉइंट के साइड वाला क्वोशिएंट होता है तो 1 आ जाएगा। तो आई में 1 स्टोर हुआ, तो पुराना जो 10 था वो हट गया, नई वैल्यू क्या आ गई 1। अब यहां पर चेक होगा 1 बड़ा है 0 से, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 छोटा नंबर है और 10 बड़ा नंबर है, तो 1 को 10 से कैसे डिवाइड करें, तो वही तरीका अपनाना है, 1 डिवाइडेड बाई 10, 0 हटाया, पॉइंट यहां लगाया, तो पॉइंट के पहले अपने आप एक 0 लगा लेगा कंप्यूटर, और पॉइंट के साइड में रिमाइंडर और इस साइड में क्वोशिएंट,
तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, 1 आया, रिमाइंडर हमारा 1 आया। अब जरा देखो यहां पर आपका रिब नंबर 10 था, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 प्लस 1, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, 100 प्लस 1 101। तो ये नंबर आपका रिवर्स होकर 101 का 101 ही आ गया। उसके बाद अब लूप फिर से ऊपर जाएगा, अब यहां पर 1 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो 0 आएगा, पॉइंट के इस साइड वाली वैल्यू 0 आएगी। अब 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए। तो रिब नम में भी देखो आपका 101 आ गया, और नम में तो था ही, इसने डुप्लीकेट कॉपी अपनी दी थी ना इसको, तो इसका ना ओरिजिनल वैल्यू 101 इसके पास अभी भी है, तो दोनों मैच हो गए। यहां पर हमने देखो अभी बताया डबल इक्वल से मैच होती है, यहां अगर सिंगल इक्वल लगा दिया तो इसका मतलब नम अपनी वैल्यू रिब नम में स्टोर कर रहा है, तो स्टोर नहीं करवाना है, मैच कराना है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू मैच हो गई, और आपका यहाँ पर मैसेज आ जाएगा नम में क्या था 101, 101 इज अ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद बच्चों अगर, हाँ बताइए, ये क्या एंटर नंबर मैसेज आया था ना, और इसमें वैल्यू स्टोर की थी sc.next से, तो ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो गई। अब मान लीजिए चॉइस आपने दे दिया है 2, चॉइस दे दिया है 2, तो उस समय नंबर में हमने क्या स्टोर कराया होगा 6 स्टोर कराया होगा, क्योंकि 6 परफेक्ट नंबर है। तो 1 से 100 तक दो परफेक्ट नंबर होते हैं, एक आपका 6 होता है, 6, और एक आपका 28। ये दो नंबर 1 से 100 के बीच में परफेक्ट नंबर होते हैं, और 1 से 1000 के बीच में सिर्फ 3 होते हैं, एक नंबर और होता है थोड़ा सा मैं भूल गया हूं, 3 नंबर खाली होते हैं 1 से 1000 के बीच में जो परफेक्ट नंबर है। अब देखो चॉइस 2 दे दी, तो वो अपने आप कहां आएगा, केस 2 पे आएगा, केस 2 पे। और यहां पे परफेक्ट नंबर का लॉजिक लगा दिया हमने, क्या लगाया देखो, किसी भी नंबर को 1 से लगाकर उस नंबर के एक पहले तक, क्योंकि खुद से डिवाइड नहीं कराना है, 1 से लगाकर उस नंबर के एक पहले तक डिवाइड करा के देखिए, और जिन जिन वैल्यू से वो डिवाइड हो रहा है उन वैल्यू का सम करते जाइए, क्योंकि वही फैक्टर्स हैं उनके जिससे डिवाइड हो रहा है, तो फैक्टर्स का सम अगर वही नंबर आ जाता है तो वो परफेक्ट नंबर। तो देखिए थोड़ा सा अपने आप चलाने की कोशिश करो, बस यही यही जरूरी है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, और i के पास 1 है, i इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या, i में 1 स्टोर हो जाए, और यहां से यहां है 1, i में 1 स्टोर हो जाए, क्योंकि इधर से वैल्यू इधर जाती है ना, तो i इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, i को 1 से इनिशियलाइज कर दिया गया, असाइन कर दी गई वैल्यू 1, तो ये 1 6 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। नीचे आ जाए, अब नम में क्या है, नम में आपका 6 है, मॉड i में क्या है, i में आपका 1 है, तो 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं ना, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर अगर नंबर कोई नंबर से डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। अब 0 जो आएगा वो यहां आएगा, और 0 दिखाई थोड़ी नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आएगा, और वो 0 इक्वल टू 0 से मैच हो रहा है क्या, तो हो रहा है, तो कंडीशन ट्रू है, तो आई वाला जो 1 है वो इसका सम आपका 6 का फैक्टर है, ये प्रूफ हो गया। तो 6 जो है सॉरी 1 सम में ऐड हो जाए, तो सम में इस लाइन का मतलब क्या है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ये है शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाएगा। तो आई में क्या था 1 था, तो 1 सम में चला गया, सम में क्या है 0, 0 प्लस 1 1। उसके बाद लूप का नेचर है ये ऊपर चला जाएगा, आई प्लस प्लस होकर 2 हो गया। अब यहां से यहां है 2 भी छोटा है 6 से, नीचे आ गया। अब 6 मॉड 2 हो रहा है, तो 2 से भी 6 डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, और 0 0 से मैच हो गया, तो 2 भी इसमें ऐड हो जाए, सम में 1 पहले से था, 2 और पहुंच गया। ठीक, फिर अगर 2 के बाद आई प्लस प्लस होके 3 हो गया, अब 3 भी आपका 6 से छोटा है, नीचे आए, अब 6 मॉड 3 होगा, तो 3 भी से भी 6 डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, 0 0 से मैच हो गया, तो 3 भी यहां पर ऐड हो जाए, तो आपका देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 हो चुका है, यानी कि 6 आ गया। उसके बाद आई प्लस प्लस होके आपका यहां पर 4 हो जाएगा, 4, और 4 से 6 डिवाइड नहीं होगा, फिर आई प्लस प्लस होके 5 हो जाएगा, और 5 से भी 6 डिवाइड नहीं होगा, तो कंडीशन फॉल्स होती रहेगी, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो सम नहीं होगा, है ना। फिर उसके बाद जैसे आई प्लस प्लस होके आपका 6 हुआ, 6 6 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स, आप लूप से बाहर आ गए। अब नम में क्या आ चुका है 6, 1 प्लस 2 प्लस 3 6, और सम में क्या है 6, दोनों मैच कर गए, तो यहां पर 6 इज अ परफेक्ट नंबर आपका आ जाएगा। हाँ देखो 6 आ तो गया, लेकिन कंप्यूटर तो ध्यान सुनो, इस बच्चे ने अच्छा पूछा, ये कंडीशन लगाने की क्या जरूरत है, तो कंडीशन लगाने की इसलिए जरूरत है
कि 6 आ गया, लेकिन कंप्यूटर की आईक्यू तो 0 होती ना, उसने 6 कैलकुलेट कर दिया। किस लिए कैलकुलेट किया? इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि जो फैक्टर्स का सम आएगा वो ओरिजिनल नंबर के बराबर होना चाहिए। तो फैक्टर्स का सम 6 आया और ओरिजिनल नंबर भी हमारा 6 है। ये तुम्हारा दिमाग जानता है, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा? उसको बताना पड़ेगा ना कि 6 से देखो अगर बराबर है तो मानो। तो यहाँ पे इसीलिए इक्वल साइन में 6 को मैच किया गया। अगर ये एल्स लिया तो है, ये एल्स, अरे वो लूप में कभी भी इफ एल्स इकट्ठा एक साथ नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि एल्स ऑप्शनल पार्ट ऑफ इफ कंडीशन। तो यहां जरूरत ही नहीं है। यहां पे जरूरत किसकी थी? अगर वो नंबर डिवाइड कर दे तो सम हो जाए, और डिवाइड ना करे तो अगला नंबर ले जाकर, तो इसका मतलब एल्स की जरूरत नहीं थी। तो आपका ये हो गया। कोई क्वेश्चन और किसी के दिमाग में? ऐसे ही भटके हुए क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कि जो है चुप बैठे रहो। हाँ, क्या चीज? लूप इफ का ऑप्शनल पार्ट एल्स होता है, यानी कि पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर इफ है और पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर इफ एल्स भी है, लेकिन एल्स ऑप्शनल पार्ट है, तो यानी जरूरत नहीं है तो नहीं लोगे, अगर जरूरत है तो लोगे। जैसे कि अगर हमें यहां पर इवन और ऑड दोनों नंबर चाहिए होते, इवन भी चाहिए और ऑड भी चाहिए, तो इफ में इवन हो जाता और एल्स में ऑड मान लिया, तो इफ एल्स तब लगता। लेकिन यहाँ पे हमें नॉट डिवाइड वाला नंबर चाहिए नहीं था, तो हमें उसका कोई सम तो करना नहीं है। जो 4 और 5 से डिवाइड नहीं हुआ सब 6, तो 4 5 की कोई जरूरत थी कहीं सम करने की या कुछ और करने की? नहीं जरूरत थी, इसलिए एल्स नहीं लगाया गया। जैसे 1 2 3 की जरूरत थी सम करने की, लेकिन उसके बाद 4 5 से भी तो डिवाइड करके देखा, तो 4 5 से डिवाइड नहीं हुआ, तो क्या उसको कहीं कुछ स्टोर करने की जरूरत थी? नहीं थी, इसलिए एल्स नहीं लगाया। हाँ, आप तुम पूछो। कर्ली ब्रैकेट यहाँ ऑन ऑफ करना चाहती हो? ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं? नहीं, सुनो सुनो, अगर ये वाली चीज, यानी कि ये मैच ना कराओ ना कराओ, ये डिवाइड हो रहा, एक तो पहली बात पूरा लूप चल जाएगा जब ये वाला। आपका क्वेश्चन है कि ये इफ एल्स क्या लूप के अंदर लगा सकते हैं, आपका ये क्वेश्चन है ना? तो आप समझो, जब तक कंप्लीट लूप नहीं चल जाता है तब तक तुमको कैसे पता चला कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स का सम कितना आया? और इसकी जरूरत कब है? जब फैक्टर्स का सम आ जाए तब। तो अगर ये अंदर होता तो एक बार डिवाइड हुआ तो तुरंत उसने चेक करने की कोशिश की, और वो चेक नहीं हो पाया क्योंकि पहले 1 ऐड हुआ था ना इसमें। तो वो क्या करेगा? एल्स में जाएगा, कहेगा नॉट अ परफेक्ट नंबर, क्योंकि एल्स में नॉट डाल रखा है आपने, इसलिए कभी नहीं लगाया जाता इफ एल्स एक साथ में। वो लूप है इसलिए जो बार जाएगा, 6 बार चलेगा, तो 6 बार में जो है 3 बार जो है ये डिवाइड हो गया था, तो वो कहेगा परफेक्ट नंबर, और 2 बार नहीं डिवाइड हुआ था तो कहेगा नॉट परफेक्ट नंबर। तो कहा जाएगा कि पागल हो गए हो क्या? कभी कह रहे हो परफेक्ट नंबर, कभी कह रहे हो नॉट परफेक्ट नंबर। अब यहां पर एक और चीज है कि आप ध्यान रखो, आपको ये मैथ का कॉन्सेप्ट मालूम होगा कि कोई भी नंबर 1 से लगाकर उस नंबर तक डिवाइड करके अगर देखना हो तो वो अपने हाफ तक डिवाइड ही होता है। किसी कोई भी नंबर अपने आधे तक ही डिवाइड होता है, उसके आधे के बाद डिवाइड होना ही बंद हो जाता है। ये पता है नहीं पता है? जैसे 6 है तो 3 तक ही डिवाइड हो सकता है, 10 है तो 5 तक ही डिवाइड हो सकता है, 12 है तो 6 तक ही डिवाइड हो सकता है, 6 के बाद 12 डिवाइड नहीं होगा। समझ गए ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहें तो ये लेस देन नम जो चलाया ना हमने, तो लेस देन नम चलाकर ना चलाकर आप यहां पर ये भी लिख सकते थे, मैं दिखा रहा हूं। एक तो लेस देन नम है, एक कम चलाना है, आप यहां लेस देन इक्वल टू नम अपॉन 2 लिख सकते हो, नम अपॉन। अरे तुमको क्या मालूम 28 इनपुट किया है या 6 इनपुट किया है? हैं भाई, 28 है या 6 है, ये किसको मालूम है? नम को मालूम है। तो इसलिए नम डिवाइडेड बाई 2 लिखना पड़ेगा, तो 3 आ जाएगा अपने आप। अगर 28 होगा तो उसका हाफ आ जाएगा, है ना? तो आधे तक भी लूप चलाकर ये काम किया जा सकता है। आई होप हमें दूसरा क्वेश्चन लेना चाहिए क्योंकि सारे क्वेश्चन देखने हैं। तो और अब अगर मान लीजिए चॉइस आपने 3 दे दी, क्योंकि चॉइस 2 ही थी, चॉइस 3 दे दी तो कहां आएगा? डिफॉल्ट में। डिफॉल्ट में क्या होता है? इन रॉन्ग चॉइस या इनकरेक्ट चॉइस या इनवैलिड चॉइस।
इस तरीके का मैसेज दे दिया जाता है। फिर स्विच केस में हमेशा 3 कर्ली ब्रैकेट बंद होते हैं, याद रखना। स्विच केस में वैसे तो हर प्रोग्राम में 2 ही कर्ली ब्रैकेट बंद होते हैं, स्विच केस में स्विच का भी कर्ली ब्रैकेट बंद होता है ना। और स्विच केस में जितने भी केस होते हैं, जैसे ये डिफॉल्ट केस है तो ये कोलन साइन लगता है, यहाँ पर कोलन साइन, यहाँ पे देखो हर केस में कोलन साइन, सेमी कोलन ना लगा देना। और स्विच के बाद ये कर्ली ब्रैकेट खोलना भी जरूरी है, ये ओपन करना जरूरी है स्विच के बाद। यही गलतियां होती है, इसी के नंबर कट जाते हैं फालतू के। और यहां पर आपको ध्यान देना है कि हर केस का काम पूरा होने के बाद आपको ब्रेक लगाना जरूरी, नहीं तो फिर कोई दूसरे केस में चला जाएगा अपने आप का सर। हाँ, क्यों लगाओगे ब्रेक? का मतलब हम स्विच केस से बाहर आना चाहते हैं, स्विच केस से बाहर आने के लिए तुम्हारे पास क्या सुविधा है? ब्रेक। और कॉन्टिन्यूस आपका स्विच केस में नहीं लगता है, कॉन्टिन्यू सिर्फ लूप में लगता है इफ कंडीशन में। हाँ, अगर इसको चाहो तो आप एसओपीएलएन के अंदर एक एसओपीएलएन लिखो, ठीक है, और उसके अंदर आप ये वाली कंडीशन उठा के रख दो, और कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क लगाओ और ये मैसेज लिख दो कोलन साइन, ये वाला मैसेज लिख दो, तो टर्नरी ऑपरेटर में हो जाएगा। हाँ, ये जनरल क्लास नहीं है, पेपर सॉल्व हो रहा है ना, तो हमें करने दो। देखो 15 मिनट बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका पैटर्न का है बच्चों, पैटर्न देख लेना एक बार, पैटर्न नोट कर लो चाहे कि पैटर्न था क्या। ये पेपर है, इसमें ये 2 पैटर्न है, ये हल्का सा 2 लाइन 3 लाइन लिख लो, फिर मैं नीचे जल्दी से जाऊं। 5 से 1 और 5, देखिए जो भी बच्चा ये था जिसने पेपर भेजा था, इसने वही वाला लॉजिक लगाया जो हम समझाते हैं, वही वाला लॉजिक लगाया जो हम समझाते हैं। जल्दी हाँ चलाओ, खचर खचर। हाँ, पेपर सारे सॉल्व करवाएंगे, सारे। अच्छा, वो चाहो तो रखवाओ, चाहो तो बिल्कुल ना रखवाओ, क्योंकि 9th का सिलेबस तो वही है, आना वही है, तो हमने उसकी वीडियो बिफोर क्लास, हाँ एक्स्ट्रा क्लास इस बात की है कि तुम्हारे जो डाउट है वो पूछ लो, लेकिन इंपॉर्टेंट बताने के लिए हमने जो बताना था वही है इंपॉर्टेंट, उसकी वीडियो भी बनी चैनल, डाउट के लिए बिल्कुल बिल्कुल लगा देंगे। जब हो पहले बता देना, तो उसके हिसाब से अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हो गया, बताते रहो पहले से, बाद में बच्चा सेम डे में पूछता है कि कल सर मेरा एग्जाम है, बड़े खुशी से बता दे सर कल मेरा कंप्यूटर एग्जाम है, ऐसा लगता है कि आज हम चूरन देंगे कोई तो कल वो एग्जाम सही हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा ना बच्चा। आपको पहले से बता दोगे तो हम स्ट्रेटेजी बता देंगे ना तुमको कि क्या करना है और कहां से पढ़ना है, और ये क्वेश्चन पढ़ लो, याद कर लो। देखिए पैटर्न देखिए बच्चों, इसका पैटर्न जरा बताइए, पहला वाला पैटर्न क्या था? 5 4 3 2 1 5 4 3 2, अब ठीक, बस बस 5 4 3 5 4 3 5 4 5। अब देखो पैटर्न में हमने बताया था, कुछ पॉइंट याद करो। अब देखो दूसरी क्लास में जब भी आओगे तब आपको बहुत गुड फीलिंग आएगी, अगर पहली क्लास आपने की है तो हमारी जो सेकेंड बैच में आप जब एंटर होते हो तब आपको मजा आना रियल में चालू हो जाता है, क्योंकि सब आपको याद आना शुरू हो जाता है। अब देखो हमने बताया था कि आई जे के 2 ही लूप लगते हैं और जे वाले लूप को पहले बनाते हैं, और जे वाले लूप की स्टार्टिंग क्या है? ये, और जे वाले लूप की एंडिंग क्या है? ये। तो अब स्टार्टिंग एंडिंग जब निकाल लेते हैं तो स्टार्टिंग एंडिंग में हमें 2 चीजें नजर आती हैं, फिक्स सीक्वेंस और चेंज सीक्वेंस। तो अगर फिक्स सीक्वेंस है तो वही वैल्यू उठा के रख दो, तो जरा गौर करो यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू फिक्स है ना 555, हर लाइन की स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 5 से, इसीलिए यहाँ पे j इक्वल टू 5 लिख दिया गया, j इक्वल टू 5। उसके बाद एंडिंग वैल्यू पे ध्यान दो, एंडिंग वैल्यू 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ये 1 नहीं है, ये आई है, ये आई है, आई से मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 किससे मिलता है? आई से मिलता है। तो देखो यहां पर आई लिख दिया, और आई लिखते ही आई का लूप 1 से 5 चला दिया, क्योंकि फिर से ध्यान दो 1 2 3 4 5 एक चेंज सीक्वेंस है, और चेंज सीक्वेंस किसी वेरिएबल से मिलता है, चेंज सीक्वेंस किसी वेरिएबल से मिलता है। तो आप हमेशा पहले ट्राई कीजिए आई को
क्या ये 1 2 3 4 5 आई से मिल सकता है? अगर मिल सकता है तो आई को यहां लिख दीजिए और आई 1 से 5 तक चला दीजिए। अब देखो मैं एक लाइन चला के दिखा रहा हूं और बाकी आपको यहाँ जे प्रिंट होता है, यहाँ पे एलन नहीं लगता है, याद रखना यहाँ पे एलन नहीं लगता है और नीचे वाले में एलन लगता है। तो देखो 1 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया, जे में 5 आ गया और आई में क्या है 1, तो 5 से कहां तक चलेगा 1 तक चलेगा। अच्छा जरा देखो ये 1 और 5 लिखा है, ये असेंडिंग ऑर्डर इसलिए लेस देन इक्वल टू प्लस प्लस, और आपका ये 5 है ये 1 है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू और माइनस माइनस। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस माइनस लगता है, असेंडिंग ऑर्डर में लेस देन इक्वल टू प्लस प्लस लगता है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद नीचे आए, अब देखो 5 1 से बड़ा है तो जे प्रिंट हो जाए, जे के पास इस समय क्या है 5, तो ये वाला 5 प्रिंट हो गया। उसके बाद अंदर वाला लूप कंप्लीट चलता है, तो जे माइनस माइनस होके कितना हो गया 4, 4 भी बड़ा है, नीचे आया जे प्रिंट हो जाए यानी 4 प्रिंट हो गया, माइनस माइनस होकर 3 हो गया, 3 भी बड़ा है 1 से, नीचे आए तो 3 भी प्रिंट हो गया, फिर 2 भी प्रिंट हो गया और 1 भी प्रिंट हो गया, और 1 से माइनस माइनस होकर 0 हो गया, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स। अब लूप से बाहर आ गए, लाइन चेंज हो गई और यहां से लूप ऊपर चला गया, आई प्लस प्लस हो गया, कितना हो गया 2 हो गया, आई की वैल्यू 2 हो गई, और आई की वैल्यू 2 का मतलब सेकंड लाइन प्रिंट करने जा रहे हैं, तो 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। नीचे आए, अब नीचे फिर से आएंगे और जे में आपका क्या आ गया 5 और आई में क्या है 2 है, आई में इसमें 2 है, तो स्टार्टिंग देखो 5 है, एंडिंग क्या है 2। अब दूसरी लाइन की देखो, स्टार्टिंग 5 है, एंडिंग क्या है 2, तो 5 से 2 तक चल जाएगा। इस तरीके से पूरा पैटर्न चलेगा, और एक लाइन प्रिंट करने के बाद लूप से जब बाहर आते हो तभी लाइन चेंज होती है, एलन तभी लगाया गया है। इसमें अगर एलन लगा दिया तो ये लाइन सीधी ना प्रिंट होकर नीचे प्रिंट हो जाएगी, लाइन चेंज करके नीचे प्रिंट कर देगा। तो ये पहला पैटर्न हो गया आपका। उसके बाद दूसरा पैटर्न पे गौर करो, ये सब छोटे छोटे पैटर्न हैं, बोलो 1 3, अच्छा 9 था, 9 7 5, हाँ दिखाओ कहाँ है, अच्छा अच्छा ठीक ठीक, 9 9 7 9 7 5 9 7 5 3 9 7 5 3 1। अब देखो वही काम करना है, स्टार्टिंग वैल्यू देखो क्या है 9, फिक्स्ड वैल्यू है क्या, हाँ है, तो इसलिए जे इज इक्वल टू 9 रखा गया है, ठीक है। एंडिंग वैल्यू देखो जरा 9 7 5 3 1, तो ये क्या आई से मिल सकता है, तो नो ये आई से नहीं मिल सकता, लेकिन यस आई से मिल भी सकता है। अगर हम आई की वैल्यू 9 ले लें और आई को 2 2 माइनस कर दें तो ये मिल जाएगा ना आई से। तो ये चीज हम अपनी नॉर्मल क्लास में नहीं बताते, लेकिन यहाँ पे हमने वही किया है। आई की वैल्यू देखो क्या ले लिया है 9, और आई को -2 करोगे तो 9 से कितना हो जाएगा 7, 7 से कितना हो जाएगा 5, 5 से कितना हो जाएगा 3, 3 से कितना हो जाएगा 2, तो लास्ट वाली वैल्यू आई से मिल जाएगी ना। तो इस वजह से यहाँ पर आई, हाँ फिर से गलत हो गया, यहाँ पर आई लिखा है, ये आई अब एक बार चला के दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखो एक लाइन में जो प्रिंट होना है उसमें अगर एक एक प्लस प्लस हो रहा है या एक एक माइनस माइनस हो रहा है तो जे प्लस प्लस या जे माइनस माइनस लिखा जाता है, लेकिन एक लाइन में अगर दो दो प्लस प्लस हो रहा है या दो दो माइनस माइनस हो रहा है तो जे +2 या जे -2 होता है। जैसे देखो एक लाइन में देखो ये 9 प्रिंट होने के बाद क्या प्रिंट होगा 7, तो जे को -2 होना पड़ेगा ना, और 7 से 5 -2 फिर से, है ना ये चीज। अब एक बार मैं लाइन चला के दिखा रहा हूं, देखो 9 1 से बड़ा है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया गया, और क्योंकि दो दो माइनस करना है इसलिए आई माइनस माइनस नहीं लिखा गया, आई -2 लिखा गया है। तो 1 9 से बड़ा 9 1 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया। अब यहाँ पे भी 9 है और आई के पास क्या है, आई के पास भी 9 है, आई के पास 9 है। अपना देखो, हमें ना देखो, इसको देखो, बस सुनो हमें। तो आई के जे के आई के पास भी 9 है, जे के पास भी 9, तो 9 9 इक्वल है, तो जे प्रिंट हो जाए तो जे के पास 9 था, 9 प्रिंट हो गया। उसके बाद लूप यहां से ऊपर जाएगा तो 9 -2 7, अब 7 बड़ा है 9 से, कंडीशन फॉल्स हो गई। लूप से बाहर आए, ये लाइन चेंज करा दी, कर्सर ऊपर से उतरकर नीचे आ गया और i -2 हो गया, यहां से i -2 हो गया, कितना हो गया 7, बड़ा है 9 1 से, कंडीशन ट्रू, नीचे आ जाए। अब देखो ये 9 j = 9 फिर से हो जाएगा, यहाँ 9 हो गया और यहाँ i के पास इस समय क्या है 7 है,
तो 9 7 दे दिया, देखो ये 9 है और ये 7, और 9 7 के बीच में डिफरेंस क्या है, 2 का, इसलिए j -2 हो रहा है। तो देखो 9 7 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, j प्रिंट हो जाए, j के पास क्या था 9, तो 9 प्रिंट हो गया ये वाला। उसके बाद यहां से लूप यहां गया, j -2 हो गया, तो 9 - 2 7, तो 7 7 के बराबर है, कंडीशन ट्रू, तो 7 प्रिंट हो जाए, है ना। इस तरीके से पूरा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। बाकी पैटर्न बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, तो उसको जो है पैटर्न वाली क्लास में ही आप समझ पाओगे, और इसी क्लास में अभी पैटर्न चल रहा है, अभी ये और देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। पैटर्न के बाद अब हमारी ये सीरीज है 0 7 26, 0 7 26 में बताओ क्या चल रहा है, क्यूब -1। हाँ, तो देखो ये भी सीरीज आपको लगभग बताई गई होगी, या आपको जानकारी है कि प्लस क्यूब करो, स्क्वायर करो, +1 कर दो, -1 कर दो, +2 कर दो, -2 कर दो, नई सीरीज बन जाती है। तो यहाँ पे देखो नेचुरल सीरीज कौन सी होती है, 1 2 3 4 5, ये नेचुरल सीरीज होती है। तो पहला टर्म क्या है 1, दूसरा टर्म क्या है 2, तीसरा टर्म क्या है 3। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा घपला कर दिया, यहाँ पे इन्होंने नेचुरल टर्म की जगह पर ये ले लिया 1 3 5 7, ये वाला नेचुरल टर्म ले लिया, नेचुरल टर्म ये ले लिया। अब इसमें देखो 1 का क्यूब -1, ऐसे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, क्यूब कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं, हाँ तो ये स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -1 0 हो गया। और फिर 3 का स्क्वायर कितना आया 9, और 9 कहाँ चल रहा था यार, पहले वाला तो कर रहे थे, क्या पकड़ा था तुमने, क्यूब -1, तो फिर ये 2 ही है, हाँ ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 2 का क्यूब -1, हाँ तो ठीक उसी से आ रहा है। तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, 8 -1 7, और फिर ऐसे 3 का क्यूब -1 तो 27, 26 आ जाएगा, ठीक। तो क्यूब हो रहा है, सॉरी क्यूब हो रहा है, तो ये तो आपने समझ लिया ये क्यूब वाला है। नीचे वाला पकड़ के देखो, हाँ वो हमारे दिमाग में यही, इसका लॉजिक उसमें सेट होने लगा था। तो इसमें आपका नेचुरल सीरीज क्या है 1 3 5 7, तो इसमें क्या इन टर्म का सिर्फ स्क्वायर किया गया है ना, बस इतना ही है। हाँ देखिए ये आ गया, तो पहले वाली सीरीज में देखो क्यूब -1 है, क्यूब -1, तो आई में 1 था तो 1 × 1 × 1 1 आया, -1 तो क्या आ गया 0 0, और आई प्लस प्लस होके 2 हो गया, तो 2 × 2 × 2 कितना हो गया 8, -1 तो 7, और ऐसे ही आपका आई प्लस प्लस होके 3 हो गया, तो 3 × 3 × 3 27 -1 26, तो पहली सीरीज हो गई। हाँ जे, हाँ वो एक्स्ट्रा हमारी आदत में है आई जे, तो जे जरूरत नहीं है, यहाँ पे जे की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जे नहीं होगा। जैसे हम वो 1 की जगह आई लिखना चाहिए था 1 लिख जा रहे थे, तो कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक। अरे एमएस वर्ड बहुत खतरनाक है, उस पे आई छोटा लिखो अपने आप बड़ा हो जाता है ना। तो ये एमएस वर्ड पे टाइपिंग हमने कहा ब्लूजे पे कौन टाइपिंग करे, एमएस वर्ड पे ही कर डाली कि फाइल इसी से बनानी थी। उसके दूसरी चीज देखो 1 से, इसमें 10 टर्म्स चाहिए थे, तो 1 से 10 तक का लूप चला दिया, और यहाँ पे जे में क्या है, जे में आपका 1 था, सॉरी आई में आपका 1 है, 1 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आए, और जे में देखो क्या है 1, तो 1 × 1 1, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया, और उसके बाद j +2 कर दिया तो 3 हो गया, लूप ऊपर गया, i प्लस प्लस होके 2 हो गया, 2 10 से छोटा है, नीचे आए, अब 3 × 3 9 -9 हो गया बस, तो ये 9 प्रिंट हो गया। उसके आपका 3 + 2 5, j और i प्लस प्लस होके 3 हो गया, नीचे आए, अब j × j कर दिया, तो यानी 5 × 5 25, तो वो सारे टर्म आ रहे हैं। अब थोड़ा यहाँ समझने वाली चीज है, इसको समझ लो, थोड़ा समझने वाली चीज, इसको समझ लो। देखो यहाँ पर ये काम हम आई से भी करा सकते थे,
यहाँ पे i इक्वल टू 1 और यहाँ i प्लस 2 कर देते। लेकिन सीरीज में कहा गया था 10 टर्म प्रिंट होने चाहिए, तो अगर i प्लस 2 करते तो 10 टर्म में वो पहुंचने के लिए 5 ही बार उसको चलना पड़ता और 10 तक पहुंच जाता, क्योंकि i प्लस 2 कर देते ना हम, तो टर्म तो हमारे ये मिल जाते, लेकिन वो जो 10 बार में होना चाहिए था एक, वो 5 ही बार में हो जाता, यानी 5 टर्म कम पड़ जाते, 5 टर्म सीरीज के कम पड़ जाते, और इसमें पूरे 10 टर्म प्रिंट होने ही चाहिए, इसीलिए लूप चुपचाप 10 का चला दिया गया, और ये जो वैल्यू थी वो जे से ले ली ये इसमें। हाँ, अगर यहाँ पे कॉमा वॉमा प्रिंट कराना हो तो आप यहाँ पर ये प्लस लगाकर और यहाँ पर ये कॉमा डाल दीजिए जैसे। उसके बाद 7th क्वेश्चन है आपका, हाँ तो उसमें ये थोड़ी ना कहा जाता सीरीज ऐसी ही प्रिंट करो, वो आपका पेपर में अगर ऐसी प्रिंट कर देंगे और लंबी सीरीज हुई 10 टर्म तो आधा पेपर तो चला गया उनका, ऐसे सीरीज में ही एक लाइन खाली प्रिंट होती चली जा रही कॉलम में, तो इस वजह से सीरीज हमेशा लिखी ऐसी जाती, वो टर्म आने चाहिए, वो ये नहीं है कि ऐसे आए या ऐसे आए, ये इसका सेंस नहीं होता है। हाँ, कई लोग नहीं जानते हैं, ये वो लोग जानते हैं जो पेपर में चेक करने जाते हैं बोर्ड में, जैसे हम भी गए हैं, हमको भी समझाया गया, क्योंकि हम तो कांटे दे रहे थे, नए नए थे कि अरे इसने एलन लगा दिया, और फिर जो सुपरवाइजर टाइप के वो बड़े लोग होते हैं उन्होंने समझाया ऐसा नहीं ऐसा होता है, और बाकी जिसकी जैसी समझ, ठीक है। अब उसके बाद देखो, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर चेक वेदर परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि जैसे 81 का स्क्वायर रूट निकालें तो क्या आएगा 9, तो 9 का स्क्वायर करने पर परफेक्ट 81 आ रहा है ना, तो अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर इसलिए कहा जा रहा है कि स्क्वायर रूट निकालने पे पॉइंट में अगर वैल्यू आई तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और पॉइंट में वैल्यू अगर नहीं आई तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे 81 100 इनको एग्जांपल में बताया गया परफेक्ट स्क्वायर, तो इनके परफेक्ट नहीं, इन नंबरों को स्क्वायर रूट निकालने पर जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो इसका 9 आ जाएगा और इसका आपका 10 आ जाएगा, है ना। देखो छोटा लॉजिक, और लास्ट वाला क्वेश्चन खाली पढ़ लो, क्या है ये, स्पाई नंबर का है, ये भी हम नीचे समझा देंगे, बार बार ऊपर आना पड़ता है, किसी भी नंबर के सारी डिजिट का प्लस करो तो 8 आया, और सारी डिजिट का मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाएगा, 8 8 मैच हो गया, तो ये आपका स्पाई नंबर है। तो पहले हम परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं, 81 और 100, बस ये दिखाना ही है, सॉल्व तो है ही सारा। ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर बच्चों, अब उसमें था एक नंबर इनपुट करो उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालो, या वो चेक करो वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, चेक करो, ये क्वेश्चन था कि वो चेक करो वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो जैसे हमने यहाँ पर 81 ही ले लिया, एग्जांपल हमने 81 ले लिया, बहुत अच्छा लॉजिक है ये कई बच्चों ने नहीं किया होगा, तो यहाँ पे देखो 81 है, और ये कहाँ चला रहे हैं हम लोग 1 से चला रहे हैं, तो 1 से आपका 81 तक चलाया, तो यहाँ हमने लॉजिक क्या लगाया, i इंटू आई लगाया, तो i में क्या है 1, तो 1 इंटू 1 1, वो 81 से मैच हुआ क्या, फिर i प्लस प्लस होकर 2 हुआ, 2 इंटू 2 4, 81 से मैच हुआ नहीं, फिर i 3 हो गया, 3 इंटू 3 27, 3 23 9, मैच हुआ, अब बताओ ये कहां मैच होगा, यस, जब i प्लस प्लस होकर 9 हो जाएगा, तो 9 इंटू 9 करेंगे 81 आ जाएगा, बहुत अच्छा लॉजिक है, तो ये मैच हो गया ना। अब यहाँ पे हमने सर्चिंग का कॉन्सेप्ट लगाया कि फ्लैग वैल्यू का यूज कर लिया, कि फ्लैग वैल्यू 0 का मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और फ्लैग वैल्यू f की अगर 1 हो गई इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे f की वैल्यू 0 है, अब अगर ये कंडीशन मैच होती तभी f की वैल्यू आपकी 1 होगी, और फिर आप, अब यहाँ पे मैंने ब्रेक नहीं लगाया, बस ब्रेक लगा देना चाहिए था, क्योंकि 81 तक क्यों चलाओ, ब्रेक लगा देते लूप से बाहर आ जाते, हमने ब्रेक नहीं लगाया तो ये चलता रहेगा, लेकिन और तो कोई मैच नहीं होगा ना अब 9 के अलावा, बोलो 81 से नहीं मैच होगा, तो आप लूप से बाहर आ जाओगे, f की वैल्यू क्या हो चुकी है 1, 1 1 से मैच हो जाएगी, तो नम में क्या था 81, 81 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऐसे मैसेज आ जाएगा। हाँ अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, नहीं कोई मतलब नहीं, फालतू में चलाना पड़ जाएगा, बस ये गलती है, बाकी f की वैल्यू 1 होना ज्यादा जरूरी था, वो हो गई, उसके बाद वो लूप आगे चलता चला जाएगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल नहीं कटेंगे। उसके बाद सारे बच्चों को मार्क्स की चिंता रहती है, होनी भी चाहिए, सही बात सही बात सही बात, लेकिन हम यहाँ पे नॉलेज देना चाहते हैं, मार्क्स तो आ ही जाएंगे, थ्री इडियट वाला। अच्छा देखो
अब ये हमारा क्या था, स्पाई नंबर है ना, ये कौन सा आ गया, अच्छा उसका दूसरा, उसका दो पार्ट थे ना, एक लाइन और छूट गई, दूसरे पार्ट में था कि एक नंबर इनपुट करो और उसकी टेबल जनरेट कर दो, तो 5 इनपुट किया तो 5 की टेबल आ जाए। तो देखो यहाँ एंटर नंबर में एन में हमने आपका नम में क्या ले लिया, 5 ले लिया, नम में हमने 5 ले लिया। अब यहाँ पर ये देखो कॉपी पेस्ट में गड़बड़ हुआ, ये 10 है बच्चों, ये 10 है, तो टेबल क्या होती है 1 जा से 10 जा तक, तो 1 से स्टार्ट किया 10 तक चला दिया, तो 1 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया, और नम में क्या था 5, तो 5 इंटू 1, आई में 1 है, तो 5 इंटू 1 1 आ गया, और टी को प्रिंट करा दिया, इसका मतलब 5 प्रिंट हो गया, आई प्लस प्लस हो गया, कितना हो गया 2, तो 5 इंटू 2 10 आ गया, 10 प्रिंट करा दिया, फिर आई प्लस प्लस होके 3 हो गया, तो 5 इंटू 3 15, तो 15 प्रिंट करा दिया। ऐसे ही आपका लास्ट में 5 इंटू 10 50 आ जाएगा, 10 तक चलेगा, है ना, तो वो हम बताया है, टाइम बर्बाद करा रहे हैं। हाँ और क्या, उसमें एसओपी लर्न का रूल क्या होता है, हर नई चीज लिखने के लिए पहले प्लस लगाओ, और फिर अगर वेरिएबल है तो उसको डबल कोट्स में ना करना, अगर जैसे इक्वल का साइन है तो डबल कोट्स में कर दो, इनटू का साइन है तो डबल कोट्स में कर दो, अपने आप बन जाएगा। ओके, उसके बाद ये स्पाई नंबर देखिए, हमारा नंबर क्या था 1124, अब देखिए एंटर नंबर किया तो नंबर में हमने 1124 ले लिया। अब ये डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप, क्योंकि डिजिट का ही सम करना है, डिजिट का ही प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ पे नम में क्या है 1124, आई को दे दिया, इसको एक बार चला लो बच्चे, तो 1124 ये ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया। अब बताओ मॉड 10 4 टूटेगा, यहाँ 4 टूटेगा, अब सम में 4 को ऐड कर दिया गया, तो ये 0 प्लस 4 4, और प्रोडक्ट में देखो क्या है 1 है, तो 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, क्या चीज, हाँ ये कॉपी पेस्ट करना था, वही वाइल लूप में कन्वर्ट हो गया, ये नहीं है, ठीक है। तो अब देखो फिर लूप ऊपर चला गया, और आई डिवाइड 10 हो गया, डिवाइड 10 का मतलब पीछे वाली डिजिट हटा दो, तो अब आपका यहां पर 1 1 2 बचा, ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, अब मॉड 10 का मतलब पीछे से एक डिजिट निकाल लो, यानी कि 2 निकाल लिया। अब देखो सम में क्या है 4 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, और 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, उसके बाद आई डिवाइड 10 का मतलब पीछे वाली डिजिट हटा दो, तो 1 1 बचा, है ना, 1 1 बड़ा है 0 से, नीचे आया, मॉड 10 का मतलब पीछे वाली डिजिट निकालो, तो 1 निकला, तो अब 6 प्लस 1 7, और 8 इंटू 1 8, फिर डिवाइड 10 का मतलब पीछे वाली डिजिट हटा दो, 1 बचा, 1 बड़ा है नीचे आया, 1 मॉड 10 करा तो 1 ही निकला, अब 7 प्लस 1 8, और 8 इंटू 1 8, तो अब देखो सम में भी 8 आ गया और प्रोडक्ट में भी 8 आ गया, उसके बाद 1 डिवाइड 10 करेंगे तो 0 आ जाएगा, लूप फॉल्स हो जाएगा। अब दोनों में 8 है, लूप से बाहर आए तो 8 8 से मैच हो गया, तो आपका ओरिजिनल नंबर क्या था 1124, वो प्रिंट हो जाएगा, इज अ स्पाई नंबर। नहीं, उसी में ओआरजी नम में ही तो हमने इनपुट कराया, देखो यहाँ पे जो वैल्यू इनपुट कराई है, नहीं ओआरजी नम कहां से आ गया यार, ओहो ना ये यहाँ मैं असल में ओआरजी नम नहीं, यहाँ पे सिर्फ नम होगा, नम में नंबर इनपुट कराया ना, नम होगा, ये भी करेक्शन तुमने सही पकड़ लिया है, कहाँ पे दिया है, हाँ ये क्या आईएनटी लगा है ना, आप ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हो, यहाँ पे साथ में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, तो ये आपका अच्छा खासा चल गया, ये वाली लाइन नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ओवरऑल अब अपने फायदे की बात, कि अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना, और ये सारे प्रोग्राम आपके ये ना सोचना कि हाफ ईयरली के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एनुअल में भी यही आ जाएंगे, क्योंकि प्रोग्राम का कोई जाति धर्म नहीं होता है, प्रोग्राम प्रोग्राम होता है। अब डिजिट एक्सटेंशन लूप किसी स्कूल में हाफ ईयरली में स्पाई नंबर पूछा गया, किसी स्कूल में एनुअल में स्पाई नंबर पूछ दिया जाएगा, इसलिए इसको सहज के रखें, संभाल के रखें दिमाग में और रजिस्टर में, जिससे कि दोबारा आप यूज कर पाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, धन्यवाद।